नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति दुबे। आपको बता दें कि आज वीर बाल दिवस है। साल 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस दिन को सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों के बलिदान की याद में मनाया जाता है। तीसरे बाल दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 राज्यों के 17 बच्चों को संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कृत किया। साथ ही पीएम ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। तो वीर बाल दिवस के इस मौके पर साथ ही सुपोषित पंचायत अभियान से जुड़े विभिन्न विषयों पर आज के इस कार्यक्रम चर्चा में हम बात करेंगे और इस चर्चा में भागीदारी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, जो कि भोपाल जिला अस्पताल में सीएमएचओ हैं तथा सुपोषण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनू भागचंद जी, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राजभाषा विभाग में उपनिदेशक हैं तथा देश भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य से जुड़ी बाल गतिविधियों के विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी डॉक्टर अंकुर जैन भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम इस कार्यक्रम के दौरान पीएम के संबोधन को लेकर बात करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और जानते हैं कि वीर बाल दिवस के महत्व को। क्या आप जानते हैं कि 26 दिसंबर का दिन सिर्फ तारीख भर नहीं है, बल्कि वीरता और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव भर देती है। ये दिन है वीर बाल दिवस का, जब इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीदों ने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। साहिबजादे यानी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, इनमें से 2 छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष, इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। 1705 में जब गुरु गोविंद सिंह जी और उनका परिवार आनंदपुर साहिब छोड़ने को मजबूर हुआ, तब उनके छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने उनसे धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन नन्हे वीरों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिख धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। इसके बाद 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ऐसा अद्वितीय साहस। वीर बाल दिवस उन साहिबजादों के बलिदान को सम्मानित करने का दिन है। ये सिर्फ सिख समुदाय का पर्व नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी उम्र में अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर का दिन सिर्फ साहिबजादों की शहादत का प्रतीक नहीं, बल्कि ये धर्म, साहस और निष्ठा की पराकाष्ठा का दिन है। इस दिन को साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इन बलिदानों को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें। साहिबजादों की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों से डरने के बजाय अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए खड़ा होना ही असली वीरता है। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर हम इन नन्हे शहीदों के अमर बलिदान को नमन करते हैं। तो आइए इस दिन को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनाएं। वीर बाल दिवस हमें बताता है कि सच्चाई की राह पर चलने वाले अमर हो जाते हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले
डॉक्टर सोनू, आपसे ही पूछना चाहूंगी कि वीर बाल दिवस जैसी सरकार की पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास में किस तरह भूमिका निभा रही है? जी ज्योति जी, सरकार ने बच्चों को लेकर के बहुत सारी पहल की हैं और इनमें एक पहल ज़रूरी है कि हमारे अपने हीरो बच्चों के भी हीरो हों। और जैसा कि वीर बाल दिवस साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की स्मृति में ये मनाया जा रहा है और सर्वांगीण विकास, उनका स्वास्थ्य, उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और वो एक विकसित भारत, जो भारत का के प्रधानमंत्री का एक विज़न है विकसित भारत 2047 का, उसके लिए नई पीढ़ी तैयार करना है। तो ऐसी पहलों से बच्चे नए ऊर्जा के साथ और नए उद्देश्यों के साथ बड़े होते हैं। और भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग में भी ऐसी अनेक पहलें प्रारंभ की जिससे कि अंतरिक्ष विभाग से बच्चे, स्कूली बच्चे और तरुण बच्चे जुड़ सकें। ऐसी कुछ पहलों के बारे में यदि हम जानें तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम एक बहुत अच्छी पहल है। वीर बाल दिवस जैसी पहल बच्चों को कुछ नई ऊर्जा देती है और युविका कार्यक्रम में हम उन बच्चों को रजिस्टर कराते हैं, उनसे भारत सरकार उनका चयन करती है और लगभग 60 बच्चों का एक दल, जितने भी अंतरिक्ष विभाग के केंद्रीय यूनिट हैं जहां पर वैज्ञानिक काम करते हैं, वो वहां जाते हैं। वहां फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको होता है कि कैसे देश अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों से बातचीत करते हैं तो इसका एक अनूठा उनके ऊपर प्रभाव होता है। निश्चित रूप से ये पहल भी एक युगांतकारी पहल रहेगी। बिल्कुल, ये पहल जो है युगांतकारी होगी और हमारे युवाओं को, हमारे भारत को एक उज्जवल भविष्य मिलेगा। आपको बता दें कि आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सुपोषित पंचायत अभियान की भी शुरुआत की है। तो आइए सुनते हैं इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा। और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है। और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो, सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके आत्मबल को सरकार का साथ मिल रहा है। मेरे युवा दोस्तों, आज तेजी से बदलते विश्व में आवश्यकताएं भी नहीं है, अपेक्षाएं भी नहीं है और भविष्य की दिशाएं भी नहीं है। ये युग अब मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की दिशा में बढ़ चुका है। बिल्कुल, युवा बढ़ेगा तो देश बनेगा। युवा हमारे उज्जवल भविष्य की पहचान है, हमें उनके बारे में सोचना होगा। अब प्रभाकर जी से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जो सुपोषित पंचायत अभियान के पीएम ने शुरुआत की है,
इस मुहिम को बच्चों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जैसा कि ज्योति आपने अभी खुद ही सुना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे युवा हैं वही हमारे देश का भविष्य हैं, और अभी नई अपेक्षाओं, नई आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें सुसंस्कारित रखना और उनको मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें पोषण की, तो पोषण को अगर आप देखें तो ये एक वीसीएस साइकिल है। एक स्वस्थ बच्चा, एक सुपोषित बच्चा ही एक सुपोषित एडोलेसेंट और एक युवा बन सकता है। और अगर हमारा युवा स्वस्थ होगा, हमारी नवयुवतियाँ स्वस्थ होंगी, तभी वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो ये पूरा के पूरा एक विशेष साइकिल है, और उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो सबसे छोटी इकाई स्थानीय शासन की है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो ग्राम पंचायत है, शहरी क्षेत्रों में देखें तो वो वार्ड, म्यूनिसिपल वार्ड है। तो अगर हम पंचायत को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, और आपने एक और चीज़ देखी होगी जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि जब तक हम सामुदायिक सहभागिता को साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखें तो पोषण या सुपोषण हमेशा से सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक रहा है। और आप तो जानते ही हैं, ICDS आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो लंबे समय से भारत सरकार लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य ही ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जो किशोर किशोरियाँ हैं, उनको सुपोषित रखा जा सके। और आप ये भी आप सब जानते हैं कि अगर पोषण सही नहीं होगा तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनमें ग्रोथ डिलेज होंगी, उनमें डिफिशियंसीज होंगी। आपने सुना होगा कि अगर विटामिन ए डिफिशियंसी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है। दूसरी ऐसे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण बच्चे जो है कुपोषित रहते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हमारे बच्चे कुपोषित होंगे तो हम अपने युवा का भविष्य कैसे देख पाएंगे। तो अगर हम देखें तो जो कुपोषण या सुपोषण वो एक महत्वपूर्ण इकाई है, और न केवल समाज के लिए, बल्कि आप देखें कि इसमें लगभग सभी विभागों की भी सहभागिता रही है। स्वास्थ्य विभाग निश्चित तौर पर, क्योंकि ये उसके लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, और हम तब तक इसको पूर्ण नहीं मानेंगे जब तक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और ऐसे दूसरे जो विभाग हैं जहाँ पर भी हमारी यंग जनरेशन रहती है, उनको हम साथ में लेकर न चलें। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो एक बेस लाइन है, जब तक हमारे पास एक सुपोषित बच्चा, एक सुपोषित किशोर किशोरी या सुपोषित युवा न होगा, तब तक हम डेवलपमेंट या विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर जी, एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ विचार को जन्म देता है, और एक स्वस्थ विचार स्वस्थ समाज को। लेकिन और भी कई सारी चुनौतियां हैं। आइए अब हम चलते हैं न्यूज़ रूम, जहां से हमारे सहयोगी डॉक्टर अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, आज पीएम ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को तैयार करना जरूरी है, ऐसा कहा। पीएम के इस बात के पीछे क्या संकेत छुपे हुए हैं? देखिए ज्योति, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को यदि गौर से सुने तो हम लगातार ये बात देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारे पारंपरिक ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मूल बात रही है कि वो आधुनिकता और टेक्नोलॉजी से किसी भी रूप में परहेज नहीं करते हैं, खास तौर से सीखने के मामले में। और यही बात वे युवाओं को भी कहीं ना कहीं बारंबार निर्देशित करते हैं, युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं कि आज नए समय की, नए समाज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां भी काफ़ी व्यापक हैं। खास तौर पर हम देखें कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल जिस तरह से बढ़ा है, और पीएम ने आज एक बात कही कि हम मशीनी युग से बढ़कर हम मशीन लर्निंग युग की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। मतलब आज के समय में आपको सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सहारा है। जितना सहारा है उतनी ही ज़्यादा चुनौतियां भी हैं, क्योंकि यदि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग आप नहीं करना जानते हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी से आप पहले से ही संस्कारी नहीं हैं, आपके अंदर अपने मूल्यों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा का भाव नहीं है, तो ऐसे में मशीनें व्यक्ति के लिए उतनी घातक भी बन सकती हैं। तो पहले एक बड़ी सकारात्मक सोच के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हुए यदि हम आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मशीनें हमारे विकास में, समाज के विकास में, देश के विकास में उतनी ही सहयोगी और सहकारी साबित हो सकती हैं। लेकिन जहां आप थोड़े से भी
मशीनों के इस दौर में यदि चूकते हैं, अपने मूल्यों से चूकते हैं, अपने संस्कारों से, अपनी नीतियों से चूकते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा है कि ऐसे में अति महत्वाकांक्षी बना हुआ युवा अपनी कहना चाहिए कि वैयक्तिक जो नितांत दुर्दांत वृत्तियां हैं, यदि उनके सहारे तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो उतना ही ज़्यादा विकराल और भयंकर रूप लेकर टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ सकती है। तो ऐसे में ये नए दौर की चुनौतियां हैं। आपको निश्चित ही टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली होना ज़रूरी है, आपके पास तकनीकी ज्ञान होना ज़रूरी है। साथ ही साथ दुनिया भर में आज जो साइबर युग में जो साइबर फ्रॉड बढ़ा है, जो आज बड़े स्तर पर जो हम देख रहे हैं कि एआई का दुरुपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों पर एक अंकुश लगाकर यदि हम बेहतरी के साथ इसका सही दिशा में देश के समाज के सर्वांगीण विकास में यदि इसका हम प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर युवाओं का ये टेक्नोलॉजी का ज्ञान, युवाओं के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि मिलती है तो निश्चित तौर पर देश को कई पायदान आगे ले जाने में ये चीज़ सफल साबित हो सकती है। ज्योति, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बराबर हमारे साथ साथ चल रही है और जैसा कि पीएम मोदी जी ने कई सारे जो स्कीम्स हैं उन्हें निकाला ताकि लोग स्किल डेवलपमेंट कर पाएँ और हमारा जो भविष्य हो वो बेहतर हो। चलिए अब मैं डॉक्टर सोनू जी से पूछना चाहूँगी कि इसरो द्वारा समय समय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को आगे आने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आप भारत के युवा को कैसे देखते हैं? जी ज्योति जी, मैं क्षमा चाहता हूं। सबसे पहले मैं वीर बाल दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और जो दर्शक देख रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण दिन है। और जहां तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनको जोड़ने की बात है, तो भारत सरकार ने बहुत पहले इस संबंध में की है। खासकर वर्तमान सरकार ने जब दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान करवट ले रहा था और ख़ासकर अंतरिक्ष विज्ञान को और प्रौद्योगिकी को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वो एक युद्ध की सामग्री है, हम दूसरे देश में झांक सकें, अपनी रणनीतिक योजनाओं को निर्धारित कर सकें। उस समय डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ये कहा था कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के का उपयोग हमें मानव और समाज की जो समस्याएं हैं उनके लिए इनका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमें किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हमारा एक शांतिपूर्ण उपयोग का उद्देश्य रहा है और युवाओं ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी वो बहुत युवा थे और उसी युवावस्था में उन्होंने भेजा था, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनको फ्रांस में कि आप सीखिए इस तकनीकी को और प्रशिक्षण लीजिए, और योगदान दिया। और हम अब उसी दिशा को हमने अब खोल दिया है सभी के लिए। बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार आयोजित करती है, न केवल बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी, कि वो इसरो के केंद्रों में आएँ, देखें हमारी पिछली पीढ़ियों ने कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और वो इनमें क्या योगदान दे सकते हैं। और अभी तो एक नई पहल जिसको हम कह सकते हैं स्टार्टअप की, और इसरो ने, अंतरिक्ष विभाग ने और भारत सरकार ने युवाओं को हैंड होल्डिंग, उनको एक्सेस दिया है विभाग की लेबोरेटरीज़ में और उनकी फैसिलिटीज़ में, जिससे कि वो वहाँ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और देश को बेहतर योगदान दे सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। बहुत सारी पहलें हम चर्चा में आगे और उनको देखेंगे। युवाओं को एक नया मैदान दिया है सरकार ने काम करने के लिए, और अभी 1-2 दिन बाद एक लॉन्च निर्धारित है, उसमें भी एक युवा स्टार्टअप है, उसकी सैटेलाइट लॉन्च होने जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी पहल सरकार द्वारा की जा रही है जिससे युवा जुड़े। बिल्कुल, अगर देखें तो स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्टार्टअप योजनाएं, कई सारी स्कीम्स हैं जो युवाओं पर केंद्रित हैं और बेहतर भविष्य को देखते हुए ये सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। प्रभाकर जी, अगला जो प्रश्न है मेरा आपसे है कि 10 वर्षों में स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कई अहम अभियान चलाए हैं जिनका सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुपोषित पंचायत अभियान की क्या अहमियत है? देखिए, जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, और दूसरा मैंने आपको पहले भी चर्चा के दौरान हमने चर्चा की कि जो पंचायत है
वो हमारी स्थानीय शासन की एक सबसे छोटी इकाई है, और जब तक हम इसके ऊपर अपने आप को बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने पहले चर्चा की, दोनों जो क्लिनिकल मैनेजमेंट होता है, जो हम किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं, उसके साथ साथ उसका प्रिवेंशन, यानी कि हम कुपोषण को प्रिवेंट करें, और अगर कुपोषण हो जाए तो उसको हम ट्रीट करने का प्रयास करें। और इसके लिए आधुनिक और पारंपरिक दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपने सरकार की कई योजनाओं का, कई सेंटर्स का नाम सुना होगा, आपने सबने एनआरसी का नाम सुना होगा, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां पर ऐसे बच्चे जो कुपोषित हैं उनको 2 हफ्ते या आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा दिन भर्ती करके ट्रीट किया जाता है। साथ में उनकी माताओं को ट्रेन किया जाता है कि जो सुपोषण है वो क्या होता है, अपने घर में जो उपलब्ध संसाधन है उससे वो अच्छा खाना, अच्छा सुपोषित किस तरह से बना सकते हैं। और उसके साथ में एक और ख़ास चीज़ है कि जब वो वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो उनको कुछ पौधों के बीज भी दिए जाते हैं कि ये आप अपने घर में, किचन गार्डन में, बगिया में, आपके पास जो भी जगह, अगर आप शहरों में रहते हैं तो गमले में लगाइए और इनसे जो उगने वाले फल सब्जियां हैं उनका उपयोग कीजिए, जिससे कि आपके बच्चे और आप खुद सुपोषित रह सकें। इसी तरह से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो सरकार रन कर रही है वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, और आप ये देखिए कि कितनी इसमें इंटेंसिटी है कि सरकार खुद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दल गठित कर आंगनवाड़ी तक, स्कूल्स तक और कभी कभी घर तक पहुंचकर ये इंश्योर करती है कि कोई भी डिफेक्ट से पीड़ित बच्चा, कोई भी डिफिशियंसी से पीड़ित बच्चा, कोई भी डिलेज से पीड़ित बच्चा, कोई भी डिजीजेस से पीड़ित बच्चा छूट ना जाए समाज में बिना उसके, और अगर कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है तो उसके ट्रीटमेंट का इंतजाम करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे जो पारंपरिक अन्न रहे हैं, जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न का नाम दिया है, जो मिलेट्स हैं, एक समय जो हमारे यहाँ पर बहुतायत से उगते थे, खाए जाते थे, पर हम लोगों ने अपनी नई संस्कृति को अपनाते हुए उनको दरकिनार कर दिया। हम लोगों को पॉलिश्ड राइस अच्छा लगने लगा, हम लोगों को मिल की बनी हुई दाल अच्छी लगने लगी, पर हमारे जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ थे, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो बाजरा हो, दूसरे मिलेट्स हों, ये सारे के सारे जो हैं हम लोग भूल गए। तो अगर हम देखें किसी भी स्थिति में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडोलेसेंट्स हों, किशोर किशोरियाँ हों, या हमारे यंग एडल्ट्स हों, उन सबको सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी मिलकर अपने पारंपरिक और आधुनिक जो तरीके हैं उनको मिलकर और सुपोषित करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल प्रभाकर जी, स्वस्थ समाज विकसित भारत का पहली सीढ़ी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे स्टूडियो में, जहां डॉक्टर अंकुर हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। आज पीएम ने कहा कि राष्ट्र के हित में किया गया प्रत्येक कार्य वीरता का कार्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री किन कार्यों को वीरता की श्रेणी में उद्घोषित करना चाह रहे हैं और किस तरह से युवा और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं? देखिए ज्योति जी, एक समय हुआ करता था कि हम वीरता को जो सीधे किसी न किसी तौर पर किसी से यदि संबद्ध करते थे तो वो यही बात रहती थी कि कोई व्यक्ति सेना में जाकर अपना योगदान कितना दे रहा है। वो हमारी जो 3 तरह की सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं में से किसी सेना में वो शामिल है और रक्षा के क्षेत्र में वो कितना विशिष्ट योगदान दे रहा है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में हम खासतौर से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 2014 के बाद एक सिनेरियो बदला हुआ देख रहे हैं। तो उन्होंने कई बार इन चीज़ों को रेखांकित किया कि देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा या वीरता सिर्फ यही नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर अपनी देश के लिए, देश की रक्षा के लिए वहाँ पर खड़े हैं, या सिर्फ सैन्य रूप में ही देश की सेवा की जा सकती है या वीरता प्रदर्शित की जा सकती है, बल्कि समाज के विभिन्न सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हम हमारी राष्ट्र सेवा का परिचय दे सकते हैं, अपनी वीरता का परिचय दे सकते हैं। अब आप पिछले वर्षों में देखिए, आप यदि स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो ये भी राष्ट्र सेवा है। आप अपने आसपास के मोहल्लों में यदि गंदगी फैलने से रोक रहे हैं, आप सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोक रहे हैं, आप पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए योगदान दे रहे हैं, तो ये कोई कम वीरता का काम नहीं है। आज जब हर तरफ कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं
और ऐसे समय में आप कार्बन फुटप्रिंट्स को रोकने में अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और यत्किंचित थोड़ा ही योगदान क्यों ना आप देते हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वीरता है। देखिए कितना अच्छा नाम प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के लिए दिया और उसके लिए एक मंत्रालय गठित किया, जल शक्ति मंत्रालय। तो जल संरक्षण ये दरअसल शक्ति है, क्योंकि जल के बिना आप किसी राष्ट्र की संपन्नता, समृद्धि, शक्ति की संकल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में ये भी एक वीरता का काम है। यदि आप जल संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, आप इको फ्रेंडली अपनी लाइफस्टाइल को बना रहे हैं, तो ये भी वीरता का काम है। तो इन जब भी प्रधानमंत्री वीरता की बात करते हैं, देश सेवा की बात करते हैं, तो समाज के इन विभिन्न क्षेत्रों की तरफ भी उनका इशारा होता है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सरहदों पर जाकर ही देश की सेवा में योगदान दे या अपनी वीरता प्रदर्शित करे। आप समाज सेवा में, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आते हैं, तो ये भी वीरता का काम है। आप दूरस्थ अंचलों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, ये भी वीरता का काम है। यदि आप कुपोषण के खिलाफ कोई जंग लड़ रहे हैं, सुपोषण में योगदान दे रहे हैं, तो ये भी वीरता का काम है। तो आप देखिए, आप जहां जाएं, जहां भी अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति आप बड़े सचेत होकर कार्य करते हैं, तो ये सब वीरता के काम है। तो जब भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि राष्ट्र सेवा के कई आयाम हो सकते हैं, तो वो प्रधानमंत्री, उनका इशारा इस तरफ है कि आप जहां कहीं भी, जिस भी क्षेत्र में खड़े हैं, आपकी जो भी भूमिका है, जिस भी भूमि पर आप हैं, जिन भी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है, आप अपने योगदान से राष्ट्र निर्माण में जिस किसी भी प्रकार का योगदान देते हैं, एक स्वस्थ, सुरक्षित और बड़ा गरिमापूर्ण समाज के निर्माण करने में आप योगदान देते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी वीरता को रेखांकित करती हैं, आपकी राष्ट्र सेवा को रेखांकित करती हैं। और ये सारे के सारे कहना चाहिए आपके योगदान, आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन, ये सभी आपको एक उच्च श्रेणी में खड़ा करती हैं, आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। और ऐसे नागरिकों से, ऐसे युवाओं से और आने वाले जो बच्चों की पौध है, जिनसे प्रधानमंत्री एक सपना संजो रहे हैं कि वर्ष 2050 का भारत कैसा होगा, तो 2050 में वो व्यक्ति 30 या 35 वर्ष के होंगे जो अभी 8, 10 या 12 वर्ष के हैं। तो जब आप कहना चाहिए, ये जो आज हम जो दिन मना रहे हैं, वीर बहादुरों के वीर बाल दिवस जो हम मना रहे हैं, बालकों को उनकी वीरता का बोध करा रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम वो 2050 के युवाओं को गढ़ने के लिए एक तैयारी कर रहे हैं। आज ही उनके अंदर एक चेतना विकसित की जा रही है, आज ही उनके अंदर एक भावना ऐसी विकसित की जा रही है जिसके माध्यम से वे तैयार हो सकें, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके कि उन्हें सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए या अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ही अपने आप को तैयार नहीं करना है। यदि वो किसी क्षेत्र में अपना जो भी जिम्मेदारी निभाने के लिए जा रहे हैं, जो भी करियर वे चुनते हैं, अपने करियर के माध्यम से, अपनी आजीविका के माध्यम से, अपने रोजगार के माध्यम से, उनकी एक जिम्मेदारी जितनी खुद के प्रति है उतनी ही समाज के प्रति है, उतनी ही देश के प्रति है। और ऐसे में उन्हें जब ये बात बताई जाए कि आप विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न सेक्टर्स में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उनके अंदर भी एक भावना पैदा होगी, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट बने, या सेना में अपना योगदान देने जाएं, या कला के क्षेत्र में अपनी कोई भूमिका निभाएं, या खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करें। कहीं भी वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वे देश का नाम रोशन करते हैं, समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। और एक सकारात्मक मुल्क, एक सकारात्मक समाज के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2050 में भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना संजोया गया है, उसे आज के ही ये वीर बालक ऐसे उस भारत का निर्माण करने में निश्चित तौर पर आगे आएंगे। बिल्कुल अंकुर जी, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक अनुशासित व्यक्ति एक बेहतर और उज्जवल भविष्य का आईना है। और ऐसे कई सारे समाज के अंग हैं जहां युवा अपने आप को साबित कर रहे हैं। अगला प्रश्न डॉक्टर सोनू जी आपसे, सरकार ने जो हमारे महापुरुषों और सांस्कृतिक महत्व के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अनेक दिवसों की घोषणा की, उनमें वीर बाल दिवस भी एक है। इस तरह के दिनों को सेलिब्रेट किया जाना कैसे हमारे युवाओं को गौरवशाली इतिहास से परिचित कराता है? ज्योति जी, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हम कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मानसिक स्तर पर भारतवासियों की एक जो बल है, आत्मिक बल है, इसमें बहुत विस्तार हुआ है, इसका बहुत विकास हुआ है। उसका कारण ये है कि जो भी बड़ी चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं, अभी तक हम बाहरी उपलब्धियों को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनका उत्सव मना रहे थे। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, एक उदाहरण देना चाहूँगा
कि कई सालों से हम लोग अंतरिक्ष सप्ताह मनाते हैं, स्पेस वीक। और अंतरिक्ष सप्ताह इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1960 में 4 अक्टूबर को रसिया ने पहली बार एक अंतरिक्ष मिशन किया था, स्पुतनिक भेजा था। लेकिन हमारा कुछ नहीं था उसमें, लेकिन हम मना रहे थे। जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की धरती को छुआ और प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम इस दिन को अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और उसका जो एक ध्येय वाक्य है वो भी बहुत सुंदर है, टचिंग द लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, जीवन का उत्कर्ष भी और चांद का स्पर्श भी। जब हम अपनी संस्कृति से, अपनी उपलब्धियों से, अपनी विरासत से खुद को जोड़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम जानते हैं कि लगभग 300 साल पहले एक घटना घटित हुई जब एक 9 वर्षीय और 6 वर्षीय बालक किसी कारण से उनको मृत्यु को वरण करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उसकी स्मृति में हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। और आपके संवाददाता जो अंकुर जी हैं, उन्होंने बहुत सारी इसमें बातें कहीं कि वीरता युद्ध के मैदान में ही नहीं दिखानी है, वीरता कई क्षेत्रों में दिखानी है। क्योंकि पहले युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन अब हम एक आधुनिक सभ्य समाज में रहते हैं और यहाँ वीरता के कई कलर हैं। देयर आर मैनी साइड्स ऑफ ब्रेवरी। तो जिसमें विज्ञान वीर भी एक वीर हो सकता है, खेल वीर भी एक वीर होता है। तो वीर बाल दिवस हम बालकों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें कि जो देश को विकास और उन्नति की ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। एक बात मैं इसमें पूरी शामिल करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने एक ट्रस्टीशिप का हमको सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप का मतलब उन्होंने ये हमें समझाया कि जो भी हमें मिला है, चाहे वो हमारी संतति क्यों ना हो, हमारी संतानें क्यों ना हो, या हमें जो संसाधन मिले हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं, हमारी संस्कृति ने दिए हैं, हमारी भाषाओं ने दिए हैं, हमारे जिस भी तरीके से हमें समृद्ध बनाने के लिए जो भी हमें उपलब्ध है, हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके ट्रस्टीज़ हैं। हम उसको प्राप्त करते हैं, उसको पल्लवित करें, पोषित करें और कई गुना करके हम भविष्य के लिए सौंप करके जाएं। तो हमारे बालक, हमारे युवा, ये भी हमारे एक जिम्मेदारी है कि हमने जिन कठिनाइयों और जिन प्रतिकूलताओं में जीवन बिताया है, वो उन कठिनाइयों, बाधाओं और प्रतिकूलता के बंधनों को तोड़ करके देश को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाएं। तो इसीलिए अपने दिवस, वीर बाल दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, वीर बाल दिवस अगर देखा जाए तो युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं आज वर्तमान में अपने वीरता का परिचय दे रहे हैं। और ऐसे में जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो है स्वास्थ्य की, स्वस्थ रहने की। तो प्रभाकर जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है। प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई वर्षों से सक्रिय हैं। वर्तमान में शहरों की तुलना में ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में क्या कुछ खास हो रहा है, और ग्रामीण स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने में सुपोषित पंचायत अभियान कैसे कारगर साबित होगा? देखिए ज्योति, अगर हम पुराने कुछ समय को देखें, आज़ादी के तुरंत बाद के समय को आज से कंपेयर करें तो हमें ये लगेगा कि आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। और इसमें न केवल स्वास्थ्य विभाग की, बल्कि हमारे यहाँ के श्रेष्ठ नागरिकों की, दूसरे विभागों की, सरकारों की, सभी की भूमिका रही है। आप याद करिए वो जमाना जब कभी एक किसी गांव में उल्टी दस्त हो जाता था और वहां पहुंचने में लोगों को, हमारी टीम को घंटों लग जाते थे, कभी कभी दिन लग जाते थे। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हम कुछ मिनटों में वहां पहुंच जाते हैं। आप याद करिए वो जमाना कि हमारे यहाँ किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती थी या ब्लड शुगर की बीमारी होती थी और उसको ब्लड प्रेशर नापने के लिए और ब्लड शुगर नापने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक आना पड़ता था। आज वो अपने पड़ोस में संजीवनी क्लिनिक में या हमारे अर्बन हेल्थ सेंटर में या सुदूर ग्राम में जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवा लेता है, ब्लड शुगर भी चेक करवा लेता है और मुफ्त वहाँ पर दूसरी जांचें भी करवा लेता है और उसको मुफ्त में वहाँ पर दवाएं भी मिल जाती हैं। याद करिए वो ज़माना जब लैब टेस्ट के लिए उनको शहरों तक आना पड़ता था। एक बेचारे हमारे ग्रामीण भाई बहनों का पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। बड़ी मुश्किल से वो शहर आते थे, एक कोई दिन भर में बस चलती थी और पूरा के पूरा उनका दिन, उनकी खेती, एक उनकी मजदूरी बर्बाद हो जाती थी। आज आप देखेंगे हमारे
पड़ोस में मुश्किल से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर हमारे पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको सभी तरह की सलाहें, मैं सिर्फ स्वास्थ्य की बात और सिर्फ रोगों को ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पोषण संबंधी जानकारी की, मैं बात कर रहा हूँ कैटरेक्ट ऑपरेशन कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी सांस ज़्यादा तेज चल रही है तो आपको क्या क्या टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई नवयुवक नवयुवती की शादी हुई है और वो पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या गर्भ निरोधक उपयुक्त होगा, और अगर उनका बच्चा पैदा हुआ है तो उसके टीकाकरण की बात हो, तो जहाँ पहले वो पूरे दिन का काम था अब वो कुछ मिनटों का काम है, और आत्मविश्वास उनका इतना बढ़ गया है। और न केवल ये स्वास्थ्य विभाग का, अगर हम कहें, आपने देखा होगा कि अब हर घर में टॉयलेट, जो स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको आप अगर कंपेयर करेंगे तो आज से 50 साल पहले जब संक्रामक बीमारियों का कहर गांव-गांव में होता था, आज आप देखेंगे कि संक्रामक बीमारियां मुश्किल से उसकी तुलना में 5% से भी कम रह गई हैं। ये बात ज़रूर है कि उसी तुलना में गैर संक्रामक बीमारियां NCDs बढ़ी हैं, और उसके लिए भी सरकार ने NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जारी किया है। चाहे बात वो आयोडीन डिफिशियंसी को हो, आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें से कई बार उनको गले में घींगा या ग्वाइटर दिया करता था। क्या आपने कभी भी किसी नए बच्चे में 10 साल 20 साल के बच्चे में ग्वाइटर देखा है? शायद नहीं। इसी तरह पुराने ज़माने में चेचक की बीमारी से कई लोगों की मृत्यु हो गई, और कई लोग आपको दिखते थे जो ब्लाइंड हो गए, जिनके चेहरों पर दाग दिखाई देते थे। क्या 10-20 साल के किसी बच्चे को आपने इस हालत में देखा है? इसी तरह से अगर आप देखें पोलियो की बात, पोलियो में आपने देखा होगा कि आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें से कई लोग बैसाखी के साथ चलते हैं, या जिनका ऑपरेशन हो चुका है और वो कैलिपर्स पहनते हैं। क्या आपने किसी नवयुवक को या किसी बच्चे को पोलियो से ग्रस्त देखा है? नहीं। तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जो किसी जमाने में एक एपिडेमिक का, पेंडेमिक का रोल ले लेती थी, उनको ख़त्म करने में हमने अपनी सरकार और अपने नागरिकों के बलबूते पर सफलता पाई है। और उसका उदाहरण मैंने आपको देखा कि आपको कोई पोलियोग्रस्त बच्चा नहीं मिलेगा, कोई चेचक से पीड़ित बच्चा नहीं मिलेगा। जो भी विकृतियां हैं उनको ठीक करने में, अगर आप देखें, हम क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पैदा होते ही पहचान लेते हैं, और जब तक वो इस हालत में आता है कि वो बोल सके तब तक हम उनकी सर्जरी भी कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो पिछले आज़ादी के 50-75 साल में हमने ज़मीन आसमान बदल दिया है। और अगर आप देखें तो निश्चित ही जिस तरह से अभी अंकुर जी ने बात की, जैसे आपने बात की, जैसे हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने बात की कि 2047 में एक विकसित राष्ट्र के तौर पर पहुंचने के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। अब जो योजनाएं हैं वो देश के कोने कोने तक पहुंच रही हैं, गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। अब लोग स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो अब समाज में आने हैं और हो रहे हैं। अंकुर जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी कि पीएम ने आज एक बार फिर युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। साथ ही युवाओं के कारण विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। युवाओं के समग्र विकास में सरकार के विभिन्न इनिशिएटिव को आप कैसे रेखांकित करेंगे? देखिए, हम इस सरकार के तीनों कार्यकालों को देखें, चाहे 2014 से 2019 की बात करें या 2019 से 2024 के दौरान जितनी नीतियां और योजनाएं लाई गईं उन्हें देखें, या वर्तमान में भी पिछले अमूमन 8-9 महीने में सरकार के कार्य करने का जो तरीका है उसे हम थोड़ा गहराई से यदि हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सरकार की प्राथमिकताओं में युवा सबसे सिरमौर है, सबसे ऊपर है। क्योंकि सरकार ये बात मानती है कि जहां भारत जैसा देश, जहां की 65% के करीब आबादी यदि युवा है, तो आप उस देश में युवाओं को उपेक्षित करके किसी भी रूप में देश को आगे बढ़ाने के विषय में नहीं सोच सकते। दूसरी बात जो आज प्रधानमंत्री ने कही है कि राजनीति में युवाओं को आगे आना होगा। आप विचार कीजिए कि एक लगभग अमूमन 75 वर्ष के जो प्रधानमंत्री की स्वयं की उम्र है, वे कहीं ना कहीं उस पुरानी मानसिकता से ग्रस्त नहीं हैं कि संसद को, सरकार को चलाने के लिए उम्र दराज लोग ही आगे आएं, बल्कि वे चाहते हैं कि अनुभव के साथ युवा जोश, ये दोनों यदि समन्वित होकर आगे बढ़ेंगे तो देश की राजनीति एक अलग ही मुकाम पर, अलग ही तरीके से आगे बढ़ेगी।
यही वजह है कि स्वयं एक लंबा अनुभव रखने के बाद, स्वयं काफ़ी उम्र के मामले में काफ़ी वरिष्ठ होने के बावजूद युवाओं को बार बार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि 65% युवा आबादी वाले देश में यदि हम संसद के भीतर देखें, विधानसभाओं के अंदर देखें, तो युवा प्रतिनिधित्व उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, जो कहीं ना कहीं थोड़ा चिंता का विषय है। और उसका मूल कारण ये है कि शुरुआत से ही एक नकारात्मक छवि जो है राजनीति की बना दी जाती है युवाओं के चित्त में। इस कारण वे अन्य सेक्टर्स में जाना, अपने करियर को बनाना, रोजगार के अन्य क्षेत्रों को चुनना, खेलों को चुनना, कला के अन्य क्षेत्रों को चुनना वे पसंद तो करते हैं, लेकिन राजनीति को कहीं ना कहीं उम्र दराज लोगों का क्षेत्र मानते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि राजनीति पूरे देश के सफल संचालन की कहीं ना कहीं धुरी है। जितनी ज़्यादा स्वस्थ और सकारात्मक राजनीति होगी, आपका देश भी उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक और उन्नतिशील, प्रगतिशील आगे देश बन सकेगा। तो राजनीति एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे में अदा करती है। ऐसे में यदि युवा नेतृत्व यदि हमारे देश को मिले, हमारी राजनीति को मिले, तो देश का जो जिस प्रगति की बात करते हैं, जिस राष्ट्र की उन्नति की बात हम करते हैं, वो कुछ अलग ही दिशा हमें उसकी देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जब से युवाओं को इस तरह की प्रेरणा देना शुरू किया है और कई युवा संसद जैसे कई कार्यक्रम जो लगातार क्रियान्वित किए जाते रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न तरह की राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की पहल लगातार की जा रही है, उन्हें स्कूल लेवल से ही राजनीति के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, तो इसके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज हमको विभिन्न क्षेत्रों में नए युवाओं को आते हुए देख रहे हैं, तो राजनीति में भी कई युवा आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री सिर्फ ये नहीं चाहते कि किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही युवा आगे बढ़े। युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे आने की ज़रूरत है, विज्ञान के क्षेत्र में आगे आने की ज़रूरत है, पर्यावरण के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, हर जगह आने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एक और महत्वपूर्ण बात, जब सुपोषित भारत अभियान, सुपोषित पंचायत अभियान प्रधानमंत्री आज शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने अपने संबोधन में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं उनके शब्दों में ही आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि पीएम ने कहा कि आज देश की एक और बड़ी प्राथमिकता है फिट रहना। देश का युवा स्वस्थ होगा तभी देश सक्षम बनेगा, इसीलिए हम फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। इन सभी से देश के युवा पीढ़ी में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। इसी सोच के साथ आज सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान पूरी तरह से जन भागीदारी से आगे बढ़ेगा। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। तो प्रधानमंत्री ने अपना मोटिव बिल्कुल क्लियर किया कि आखिर ये अभियान क्यों शुरू किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के बीच में हेल्थ को लेकर किस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सके, उसके लिए पूरा आयोजन है। और इसी कारण कई तरह की आंगनवाड़ी केंद्रों में और स्वास्थ्य केंद्रों में, ग्राम पंचायत स्तर पर कई गतिविधियां पंचायत स्तर पर हमको देखने को मिलेगी। तो वो तो आने वाले दिनों में हमारे सामने आएंगे कि कितने इस अभियान के सफल परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पहल है ज्योति। निश्चित तौर पर इसके बहुत ही बेहतर परिणाम न सिर्फ स्वास्थ्य की दिशा में बल्कि अन्य भी सेक्टर्स में हमें बालकों की, युवाओं की एक अच्छी भागीदारी देखने को मिलेगी। और चूंकि अभी बहुत ज़रूरी इनपुट्स हमें प्रभाकर जी के द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे थे, मैं आपके माध्यम से ही प्रभाकर जी से एक बात ज़रूर यहाँ पूछना चाहूँगा। मुझे बार बार ये प्रश्न मेरे हृदय में कौंध रहा था, तो मैं वो पूछ ही लेता हूँ। निश्चित तौर पर प्रभाकर जी के पास मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। प्रभाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री किसी भी विशेष अभियान को शुरू करने के लिए कोई खास दिन चुनते हैं, ऐसे में क्या कारण है कि सुपोषित पंचायत अभियान को का जो आज संचालन किया जा रहा है, इसे जो शुरू किया गया है, इसे चुनने के पीछे उन्होंने वीर बाल दिवस को ही आखिर क्यों चुना? क्या संकेत हैं इसके? देखिए, आप स्वयं ही देखिए, जो जिनकी याद में हम आज ये वीर बाल दिवस मना रहे हैं, उनका डेडिकेशन, उनका जो था, कितना अत्याचार उन बच्चों पर हुए, उनके बावजूद वो अडिग रहे, उन्होंने अपनी जान दे दी, उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए। तो यही अडिगता हमें अपने सुपोषण अभियान में, अपने आज जो भी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की हैं, उनमें होनी चाहिए कि चाहे हमें
कुरीतियाँ और जो दूसरे चीज़ें हैं, कितना भी अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास करें, कितने भी हमारे ऊपर दबाव आए, कितने भी हमारे ऊपर अत्याचार आए, पर हम अपने विचारों पर अडिग रहें और अपनी संस्कृति, अपनी जो आवाज़ है उसको आगे बढ़ाते रहें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभाकर जी। निश्चित तौर पर इस तरह के जो विशेष दिन चुने जाते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके दूरगामी संकेत होते हैं, और वीर बाल दिवस को जो सुपोषित पंचायत अभियान के लिए चुना उसके भी कुछ ऐसे ही निहितार्थ हैं। सोनू जी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अभी आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमको जानने को मिली कि अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में भी पहले ऐसा माना जाता था, इसरो में भी जो पहले हम देखते थे कि दक्षिण भारत के विद्यार्थियों की, दक्षिण भारत के युवाओं की भूमिका अधिक होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गांव का बच्चा भी, चाहे वो बिहार में पैदा हुआ हो, उत्तर प्रदेश के किसी दूरस्थ अंचल में आया हो या मध्य प्रदेश में ही हो, जैसा मुझे आपके बारे में परिचय है कि आप भी चंबल अंचल के एक छोटे से गांव से निकले हैं, मध्य प्रदेश से निकले हैं और इसरो जैसे संगठन में उपनिदेशक के पद पर काम कर रहे हैं, तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका तक आप पहुंचे हैं। तो इसरो ने अपने अभियान से, अपने संगठन से पूरे देश भर के युवाओं को, देश भर के बालकों को जोड़ने के लिए जो पिछले कुछ वर्षों में पहल की है, इसके पीछे क्या कुछ आपको निर्देश रहे हैं, क्या कुछ मकसद रहा है और आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ आकर्षित किया जा सके? जी अंकुर जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। ग्रामीण अंचल के बालकों के, बच्चों के संबंध में आपने बात कही है। एक हमने 1975 में जब साइट प्रोग्राम आया था, पहली बार गांव के लोगों ने टीवी देखा था और सैटेलाइट के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री का संदेश प्रसारित किया गया था। हमने लगभग 12-13 साल पहले खेड़ा से ही एक कार्यक्रम शुरुआत की थी जिसका नाम था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की झलकियाँ। ये कार्यक्रम हम बच्चों के उद्देश्य से आयोजित करते हैं। ग्रामीण अंचल के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले या अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जिला प्रशासन की मदद से हम इस कार्यक्रम के लिए पंजीकृत करवाते हैं। विशेष हर स्कूल का प्रतिनिधित्व उसमें सुनिश्चित करते हैं और अंतरिक्ष विज्ञान अपनी प्रदर्शनी लेकर वहाँ जाता है। स्थानीय स्तर पर हम कोई उनका व्यय नहीं करवाते हैं, पूरा जो व्यय का वहन है वो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार ही करता है। तो लगभग 250 बच्चों से 1-to-1 सीधे संवाद इसरो के वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिक करते हैं। उनसे मॉडल, विज्ञान के मॉडल आमंत्रित करते हैं और साथ ही आसपास के स्कूल के 3-4-5 हज़ार बच्चे इन प्रदर्शनियों को देखने के लिए आते हैं और प्रदर्शनियों को पूरा वॉलंटियर, स्वयं सेवा विद्यार्थियों के द्वारा ही होती है। उन मॉडल्स को समझते हैं और समझाते हैं। हम लोग पर्दे के पीछे ही रहते हैं। तो एक लीडरशिप और एक अंतरिक्ष विज्ञान जैसे जटिल विषय के बारे में समझ पैदा करना, ऐसी पहल सरकार कर रही है और इसी के परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण अंचलों के जो भर्ती होकर के आने वाले वैज्ञानिक हैं वो बहुत हैं। मैं एक चीज़ और मैंने उसमें नोटिस की है, मेरा ध्यान गया कि जो विद्यार्थी आते हैं उनकी 10वीं और 12वीं की शिक्षाएं उनकी मातृभाषाओं में हुई हैं, माने अंग्रेजी माध्यम का भी वहाँ कोई ऐसी पराधीनता उनकी नहीं है। तो सरकार की पहल निरंतर गतिमान है और उसके प्रभाव भी हमें दिखाई दे रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, मोदी सरकार नए विचारों और युवाओं का सम्मान करती है और ऐसी कई सारी स्कीम्स जो हैं वो निकाल रही है ताकि एक बेहतर भविष्य बने, उज्जवल भविष्य हो। तो आगे मैं, जैसा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अंतिम पड़ाव पर है, मैं डॉक्टर प्रभाकर जी से जानना चाहूँगी कि आप अपना संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, कोई भी काम छोटा नहीं है। जिस चीज़ के प्रति हमने अपनी एक धारणा बना ली है कि वह हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसे कि अभी अंकुर ने नाम लिया राजनीति का, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमें हर विषय अपने पसंद के विषय को चूज करने का अधिकार है, उसमें आगे बढ़ने का अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है कि राष्ट्र के विकास में हम अपना योगदान दें। और एक और चीज़ है, आप जानते हैं मैं स्वास्थ्य क्षेत्र का आदमी हूँ, तो एक चीज़ मैं हमेशा जब भी अपना कोई प्रोग्राम होता है ज़रूर कहता हूँ कि सरकार ने हमारे बच्चों को, नौनिहालों को
हमारे एडोलेसेंट्स को बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसके भरोसे हमने चेचक को, पोलियो को और शीघ्र ही हम मीजल्स और टीबी को भगाने वाले हैं। तो अपने आसपास जो भी बच्चे हैं, जो भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको टीकों के बारे में नहीं मालूम है, जिनको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन लोगों तक सरकार की बात को पहुंचाएं। और सरकार जो चाहती है कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक हमारी सुविधाएं पहुंचे और वो राष्ट्र के जो विकास है उसमें भागीदार बने, उसमें हम भी भागीदार बने। बिल्कुल, राष्ट्र का विकास, युवा अगर विकसित हैं तो राष्ट्र अपने आप विकसित होगा। तो हमारे साथ जो है डॉक्टर सोनू जी भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह देखते हैं आज के इस वीर बाल दिवस को और क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? जी बिल्कुल ज्योति जी, मैं जब चंद्रयान 1 जब चंद्रमा से की धरती पर उतरा था, उस समय हमारे तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, सचिव थे अंतरिक्ष विभाग के और अध्यक्ष इसरो थे, उन्होंने युवाओं के योगदान की उसमें बहुत प्रशंसा की थी। उस समय कुछ पंक्तियां मैंने सोची थी, मैं उनको कहना चाहता हूं और वही मेरा संदेश है। तरुण मन प्रमाण है, कल्पना की खान है, सक्षम बुद्धिमान है, ठान ले जो भी कर्म, मान ले उसे धर्म, सौंप कर सर्वस्व अपना, सफल करे हर उद्यम, पीछे रहे न हम, बढ़ते रहें कदम, साहस करें नित नया, सफल करें हर उद्यम, सफल करें हर उद्यम। यही मेरा संदेश है युवाओं को, और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लें, उनसे जुड़ें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाएं। बिल्कुल, बढ़ते रहे कदम और होता रहे विकास। इसी विचार के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर प्रभाकर जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमको इतनी ज़रूरी जानकारी दी। डॉक्टर सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे साथ जो जुड़े रहे हमारे सहयोगी डॉक्टर अंकुर जी, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं तो वीर बाल दिवस और सुपोषित पंचायत अभियान पर की गई इस चर्चा में कार्यक्रम को अब यही रोकते हैं, और हमारे पास समय सीमित है, लेकिन हमें भरोसा है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हमने दर्शकों तक कई अहम मुद्दों की जानकारी पहुँचाई होगी। फिलहाल हम यही रुकते हैं और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि इस वक्त हमारे कार्यक्रम से जुड़ के आपने आपको और हमसे अहम जानकारी साझा की। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए विषय के साथ पुनः आपसे मुखातिब होंगे। दीजिए अनुमति, नमस्कार।